अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अमीर अब्बास। अदालती हुक्म के बावजूद पीडीएम हुकूमत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 90 रोज की मुद्दत में इलेक्शन न कराने की जिद पर अड़ी हुई है। हुक्मरान जमातों के सरबराहान ने वाज़ेह कर दिया है कि वो अदालत उज़्मा के फैसले की पार्लियामेंट समेत हर फोरम पर मुज़ाहमत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के 4 अप्रैल के फैसले के मुताबिक हुकूमत इलेक्शन कमीशन को मतलूबा वसाइल फराहम करने की पाबंद है, लेकिन हुकूमत ने ऐसा नहीं किया। चुनाचे 11 अप्रैल को इलेक्शन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के लिए 21 अरब रुपए फरहमी से मुतल्लिक अदालत के 4 अप्रैल के हुक्म पर अमल न करने को बादियो नजर में हुक्मतूली करार देते हुए वफाकी हुकूमत को खबरदार किया है। सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार की जानिब से जारी हुक्म में कहा गया है कि बादियो नजर में इस तरह सुप्रीम कोर्ट की हुक्मतूली के नताइज हो सकते हैं और वो नताइज तय और मुतय्यन करता है। अदालत के हुक्म में कहा गया है कि जिन अफराद ने नाफरमानी और अदालत के हुक्म से इनकार के लिए बात शुरू की, हौसला अफजाई की या उकसाया, उनको जिम्मेदार और काबिल एहतसाब गर्दाना जा सकता है। हुक्मनामे में कहा गया है कि मौजूदा मुबैना हुक्मतूली के नतीजे में आइन की मंशा के मुताबिक बरवक्त इंतखाबात में ताखीर हो सकती है। इस तरह के अहम आइनी मकसद के लिए फंड्स के इजरा के सवाल पर फौरी तवज्जो की जरूरत है और जो लोग तौहीन अदालत के मुर्तकिब हो सकते हैं उनके खिलाफ तरजीही बुनियाद पर समाअत होती है। दूसरी जानिब कौमी असम्बली की कायमा कमेटी ने इलेक्शन कमीशन को फंड्स फराहमी का बिल मुस्तरद कर दिया है। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने कमेटी को बताया कि वजारत खजाना से 21 अरब रुपए का मुतालबा किया गया था। सुप्रीम कोर्ट में इस सिलसिले में हमें रिपोर्ट पेश करनी है। वजीर ममलकत बराए खजाना ने कहा कि हमारे पास 5 अरब रुपए की गुंजाइश थी जो फराहम कर दिए गए, हमारे पास मजीद पैसे नहीं है। कमेटी के रुकन बिरजीज ताहिर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को पंजाब में इंतखाबात के लिए 1 रुपया भी जारी न किया जाए। हमें लगता है कि यह सारी चीजें प्लांटेड हो रही हैं। बाद हज़ां कायमा कमेटी ने इलेक्शन कमीशन को फंड्स फराहमी से मुताल्लिक इलेक्शन अखराजात बिल को मुत्तफिका तौर पर मुस्तरद कर दिया है। इसके अलावा तहरीक इंसाफ ने खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात की तारीख के मामले पर पेशावर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है। दरख्वास्त में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला दिया है और इलेक्शन कमीशन इस फैसले पर अमल दरामद का पाबंद है। गवर्नर को फौरी इलेक्शन के लिए तारीख देने का हुक्म दिया जाए। मजीद यह कि हुकूमत ने कौमी असम्बली का इन कैमरा इजलास बुलाने का फैसला किया है। इजलास कल बरोज जुमा दोपहर 2:30 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा, जिसमें सिर्फ अरकान कौमी असम्बली शिरकत करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज कहाँ खड़ी है, सारी सूरत हाल पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा साबिक वफाकी वजीर उस्मान डार साहब। डार साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हुकूमत वाज़े तौर पे पहले काबीना के ज़रिए से, फिर पार्लियामेंट के ज़रिए से, अब कायमा कमेटी के ज़रिए से, यानी तीनों मुतल्लिका फोरम्स जहाँ मनी बिल भी आ सकता था, कानून साजी हो सकती थी, इनकार कर चुकी है कि इलेक्शन नहीं होगा। अदालत का फैसला बरकरार है। इलेक्शन तहरीक इंसाफ को चाहिए, हुकूमत को नहीं चाहिए। आपको नहीं लगता कि तहरीक इंसाफ को इनके साथ बैठना चाहिए ताकि आप अपना मकसद हासिल कर सकें? देखिए अमीर, हुकूमत के कंडक्ट से वाज़िया नज़र आ रहा है कि ये पंजाब या खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात तो दूर की बात है, 8 अक्टूबर की डेट से भी भाग जाएंगे। ये बुनियादी तौर पे इंतखाबात की तरफ जाना ही नहीं चाहते हैं। ये वक्त आने पे देखेंगे कि एमरजेंसी के नाम पे एक बिल ले आएंगे इस पार्लियामेंट में। ठीक इसी तरह ये जो तमाशा लगा हुआ है, आप देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के लिए अदालती इस्लाहात के बिल आ रहे हैं, कैबिनेट की एक एक हफ्ते में 4-4 मीटिंग्स हो रही हैं। 2-3 माह बाद आप देखेंगे अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए ये एक नया बिल लेके आ जाएंगे कि अगले 1 साल तक यही सेटअप कौमी असम्बली में चलता रहेगा और मुल्क भर में भी इसी तरह सूबाई असम्बलियों में निगरान सेटअप काम करते रहेंगे, क्योंकि ये खौफजदा हैं। ये तब तक इलेक्शन में नहीं जाना चाहते जब तक इनको सर्वेज में ये वाज़िया नज़र ना आ जाए कि इमरान खान और तहरीक इंसाफ और PMLN या PDM की जमातें अब करीब करीब हैं। अभी जो भी सर्वे उठा के देख लें, 70%, 65%, 75% इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत है। ये कहाँ खड़े हैं? 15% पे खड़े हैं, कोई 10% पे खड़ा है, कोई 20% पे खड़ा है। तो आइन पाकिस्तान का ये नहीं कहता कि आप सर्वे की बेस के ऊपर खौफजदा होकर इलेक्शन से भाग जाएं, आप जबरन हुकूमत में रहें, आप जबरन इलेक्शन ना करवाएं। आइन बिल्कुल इसकी इजाज़त नहीं देता है। 66 अरब रुपए आपके प्रोग्राम में मैं ये क्लेम कर रहा हूँ, 66 अरब रुपए इस हुकूमत ने मार्च के महीने में रिलीज किए हैं डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए। उसी महीने में
सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इनको डायरेक्शन दे रखी थी कि 21 अरब रुपए आपने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को देने हैं पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन के लिए। तो सादा सा सवाल ये है कि अगर ये 66 अरब रुपए डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए जारी कर सकते हैं तो इनके पास पैसा इलेक्शन करवाने के लिए नहीं है। तो इनकी नीयत साफ क्लियर है, ये बदनीयत हो चुके हैं, ये बिल्कुल इलेक्शन की तरफ नहीं जाना चाहते हैं। हमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इंसाफ पर मबनी फैसले की उम्मीद है। हमने पूरी आइन और कानून में रहते हुए स्ट्रगल की है। हमने किसी सतह पे इलेक्शंस करवाने के लिए कानून हाथ में नहीं लिया, सड़कों पे नहीं निकले हैं, तोड़ फोड़ नहीं की है। हम लाहौर हाई कोर्ट गए, लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म दिया जी कि इलेक्शन 90 रोज के अंदर होंगे, उस पे ये भाग गए। बाद अज़ां सुप्रीम कोर्ट में बात आ चुकी है। तो अब हम देखेंगे, कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने स्टेट बैंक गवर्नर को, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को, वज़ारत ख़ज़ाना को, अटॉर्नी जनरल को बुला रखा है। हम तो पूरी उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, लेकिन डॉक्टर साहब वो तो ये चाहते थे, डॉक्टर साहब वो तो ये चाहते थे कि हम इतनी मुज़ाहमत करें सुप्रीम कोर्ट के साथ, काबीना भी मुज़ाहमत पर उतर आए, पूरी पार्लियामेंट मुज़ाहमत पर उतर आए, कायमा कमेटी मुज़ाहमत पर उतर आए। अदालत किस किस को कंटेम्प्ट का नोटिस जारी करेगी, किस किस को सजा देगी? उन्होंने तो पूरी रियासत को अदालत के सामने लाके खड़ा कर दिया है। नुकसान तो आपको होगा चूंकि इलेक्शन आपसे छिन रहा है, वो तो चाहते ही नहीं इलेक्शन। पहले मैं एक चीज क्लियर करूं, आपके प्रोग्राम में हुकूमत वजीर आजम और कैबिनेट का नाम है, पार्लियामेंट हुकूमत नहीं है। कंटेम्प्ट हुकूमत पे लगेगी जो कि वजीर आजम है और आपकी कबीना है। पार्लियामेंट का तो काम है हुकूमत पे नजर रखना, चेक रखना। और ये जो करारदाद लेके आए हैं ये नॉर्मल प्रोसीजरल मैटर्स हैं, ये कोई कानून नहीं है। करारदाद आ जाना, उसके ऊपर 342 में से 42 लोगों का साइन कर देना, ये करारदादें आती रहती हैं, मजम्मती करारदादें पार्लियामेंट के अंदर। असल चीज़ ये देखना होगी कि वजारत ख़ज़ाना, वजारत दफा और जो और वज़रा हैं, एक तो ये हमें लिस्ट नहीं दे रहे हैं ना जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ जा रहे हैं। शहबाज शरीफ के ऊपर 100% तौहीन अदालत लगनी चाहिए। अगर वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर तनवीर इलियास घर जा सकता है कंटेम्प्ट में, तो शहबाज शरीफ क्यों नहीं जा सकता? यूसुफ रजा गिलानी जा सकता है कंटेम्प्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट पे, तो शहबाज शरीफ घर क्यों नहीं जा सकता? इसी तरह मुख्तलिफ वज़रा माजी में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के ज़ुमरे में आए हैं, नहल किए गए हैं। इन तमाम वज़रा को नहल किया जाना चाहिए। जिस तरह की ये गंदी ज़ुबान हमारे काबिल एहतराम चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, मुर्तज़ा अब्बासी, जवेद मुर्तज़ा अब्बासी जो इनके पार्लियामेंटेरियन है, जो गाली गलोच उन्होंने वीडियो सरफेस हो चुकी है, सोशल मीडिया पे आ चुकी है, ऐसे लोगों को निशाने इबरत बनाने की ज़रूरत है। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को मजाक समझ रखा है। जिस तरह की इन्होंने यलगार की है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे, रात के अंधेरे में जो कानून साजी की लेके आए, अब वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज हो चुकी है। हम खुशाइन समझते हैं, वेलकम करते हैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को। उन्होंने तमाम सियासी जमातों को दावत दी है। लेकिन आप तो डॉक्टर साहब अभी तक तहरीक इंसाफ इसमें फरीक नहीं बनी है सुप्रीम कोर्ट से मुतालिक होने वाली कानून साजी में। देखें, ये तो उन्होंने सारी जमातों को दावत दी है, बार फोरम्स को दावत दी है, उन्होंने सबको कहा आए एक बड़ी डिबेट करते हैं, कौन सी ठीक है चीज, कौन सी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने एंड ऑफ द डे ये देखना है कि क्या ये बिल आइन के जो रिक्वायरमेंट है आइनी, उसको पूरा कर रहा है कि नहीं कर रहा। और हम समझते हैं कि ये जितनी इस्लाहात हैं ये 2/3 मेजॉरिटी के साथ ला सकते थे, लिहाजा इन्होंने सादा अक्सरियत के साथ एक बिल ला के उसे पास करने की कोशिश की है। ये स्ट्राइक डाउन हो जाएगा। आप देखिए ठीक उस तरह आखिर में डॉक्टर साहब ये फरमाएगा कि अगर हुकूमत चूंकि हर हरबा इस्तेमाल कर रही है इलेक्शन को रुकवाने के लिए, और अदालत बहरहाल अब आइन के रूह के मुताबिक फैसले पर फैसले दे रही है, लेकिन अदालत के फैसले को नहीं माना जा रहा। अगर एक ऐसी नोयत आ जाती है कि इलेक्शन नहीं होते बावजूद कोई किसी भी, तो फिर तहरीक इंसाफ क्या सड़कों पर आएगी, अवामी दबाव बढ़ाएगी, कैसे इलेक्शन मांगेंगे आप? देखिए, मेरे ख्याल में दो ही काम होंगे, या अब इलेक्शंस होंगे या ये हुकूमत गिर जाएगी। तीसरी चीज हमें नजर नहीं आ रही, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट की अपनी बका का सवाल है। आप समझते हो अमीर के सुप्रीम कोर्ट दुनिया भर में किसी भी मुहज़्ज़म मुआशरे में उसके चीफ जस्टिस ने ऑर्डर्स किए हों, उसकी इम्प्लीमेंटेशन में, उसकी कंप्लायंस में किसी सतह पे कोताही बरती जाए, पूरी दुनिया में मिसालें भरी पड़ी हैं। कंटेम्प्ट के नतीजे में बड़े बड़े वज़रा आज़म घरों में गए हैं।
तो ये आप देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट और उसके काबिल एहतराम जज साहबान अपने अदारे के इस्तेहकाक के लिए आप लोग देखेंगे कि आखिरी हद तक जाएंगे इंप्लीमेंट करवाने के लिए। ये पार्लियामेंट ने खुद जंग छेड़ी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साथ। अगर ये इलेक्शन को बतौर बी टीम इस्तेमाल ना करते, अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हुकूमत की बी टीम ना बनता, इस नेग्लिजेंस का मुजाहरा ना करता, 90 रोज में आइन में लिखा इलेक्शन करा देते, ना ही हाई कोर्ट जाते ना ही सुप्रीम कोर्ट जाते। अब ये मामला आ गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट मेक श्योर करेगी जो हुक्म उन्होंने दिया है 14 मई को इलेक्शन का, वो यहाँ तो इलेक्शन होगा या ये सारे का सारा आप देखेंगे ये नहली में घर जाएंगे। डॉक्टर साहब, अभी तो सिर्फ फंड्स जारी करने के ऊपर सूरत हाल यह है कि हुकूमत ने दोनों हाथ खड़े कर दिए और कह रही है नहीं देंगे। अभी तो 17 अप्रैल की तारीख सुप्रीम कोर्ट ने दे रखी है सिक्योरिटी और बाकी मामला की तफसीलात के लिए। हुकूमत सिक्योरिटी भी नहीं देती है, अगर पोलिंग का अमला नहीं देती है तो फिर 14 मई तो छोड़ दें, 14 मई 2023 छोड़ दें, 14 मई 2024 में इलेक्शन नहीं होंगे। मैं आपसे इत्तेफाक करता हूं, नीयत इनकी यही है। आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि ये तो 14 मई 2024 में भी भाग रहे होंगे जी, इलेक्शन में नहीं हमने जाना है। एक तो मैं आपके प्रोग्राम से इन्हें वाजिया कर दूं, ये जितना डिले करेंगे उतने तबाह बर्बाद होंगे, उतना ये मुआशी कत्ल करेंगे पाकिस्तानियों का, उतनी मुईशत ये बर्बाद करेंगे, उतना इमरान खान का ग्राफ ऊपर जाएगा। एक दफा सुप्रीम कोर्ट का डंडा चल लेने दो अमीर, फिर ये देखें कि कांपे कैसे टांगती हैं। सिक्योरिटी भी आपको मिलती नजर आएगी और फंड्स भी मिलते नजर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया उस्मान डार साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर मरकज़ी रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक पर जाते हैं, ब्रेक से वापसी पे बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट में आज जिस अहम केस की समाअत हुई, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से मुतल्लिक इख्तियारात में पार्लियामेंट ने जो कमी की। ब्रेक के बाद खुश आमदेद। पीडीएम हुकूमत जिस कानून के जरिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के इख्तियार को महदूद करना चाहती है वो कानून मुतनाज़ा बन चुका है। इसी तरह पार्लियामेंट की आड़ में हुकूमत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन मुलतवी करने के लिए भी कोशिश कर रही है। हालांकि इस तरह के पेचीदा आइनी मामला सियासी इत्तेफाक राय से आइनी तरामीम के जरिए हल किए जा सकते हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ की लचक के बावजूद शहबाज हुकूमत मुज़ाकरात के लिए संजीदा नजर नहीं आती। एक इंटरव्यू में पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी ने पेशकश करते हुए कहा कि हुकूमत किसी कानून में तरमीम चाहती है तो हम बैठकर बात करने के लिए तैयार हैं। हुकूमत के सुप्रीम कोर्ट से टकराव ने मुल्क में बढ़ते हुए सियासी बहरान को मजीद खतरनाक मरहले में धकेल दिया है। आज सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस के सू वोटो इख्तियारात के मुतालिक अदालती इस्लाहात बिल 2023 के खिलाफ 4 दरख्वास्तों की समाअत हुई। बिल के खिलाफ दरख्वास्तें एडवोकेट ख्वाजा तारिक रहीम और दीगर ने दायर की हैं। दरख्वास्तों में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि मुजव्वज़ा सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस प्रोसीजर बिल बदनीयती पर मबनी है। मुजव्वज़ा बिल आइन के साथ फ्रॉड की हैसियत रखता है। दरख्वास्तों में अदालत से इस्तदा की गई है कि मुजव्वज़ा बिल को गैर आइनी गैर कानूनी करार देकर कलअदम करार दिया जाए। आइनी दरख्वास्त पर फैसला होने तक मुजव्वज़ा कानून को मुअत्तल किया जाए। सदर मुमलकत को मुजव्वज़ा बिल पर दस्तखत करने से रोका जाए। इससे कबल इन दरख्वास्तों की समाअत के लिए चीफ जस्टिस ने 8 रुकनी बेंच तश्कील दिया था, जिसमें चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल समेत जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस शाहिद वहीद शामिल हैं। लेकिन इस पेशरफ्त के रद्दअमल में हुक्मरान जमातों ने सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर बिल पर अदालत उस्मा के बेंच का क़याम मुस्तरद किया। एलामिये में कहा गया है कि इस नौयत का इकदाम पाकिस्तान और अदालत की तारीख में इससे कबल पहले कभी देखने में नहीं आया। यह मुल्क की आला तरीन अदालत की साख खत्म करने, इंसाफ के आइनी अमल को बेमानी करने के मुतरादिफ है। आज जब समाअत शुरू हुई तो दरख्वास्त गुजार राजा आमिर के वकील इम्तियाज सदीकी ने दलाल देते हुए कहा कि मुजव्वज़ा कानून साजी से अदलिया की आज़ादी में मदाखलत की गई। आर्टिकल 191 के तहत सुप्रीम कोर्ट अपने रूल्स खुद बनाती है। इम्तियाज सदीकी एडवोकेट ने मजीद कहा कि बिल के तहत आज खुद नोटिस और बेंचेस की तश्कील का फैसला 3 रुकनी कमेटी करेगी। बुनियादी सवाल यह है कि क्या यह बिल कानून बदलने के या कानून बनने के लायक है। काबीना की जानिब से बिल की तौसीक करना गैर कानूनी है। बिल काबीना में पेश करना और मंजूरी दोनों इंतजामी उमूर है। बिल को असम्बली में पेश करना और मंजूरी लेना भी गैर आइनी है। बिल ज़ेरे इल्तवा नहीं बल्कि मुजव्वज़ा एक्ट है।
चीफ जस्टिस और जजेस के इख्तियारात कम नहीं किए जा सके। चीफ जस्टिस का ऑफिस कोई और जज इस्तेमाल नहीं कर सकता। वकील ने कहा कि सदर मंजूरी दें या ना दें, एक्ट कानून का हिस्सा बन जाएगा। सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट के मंजूर करदा बिल को कलअदम करार दे सकती है। चीफ जस्टिस के बगैर सुप्रीम कोर्ट का कोई वजूद नहीं है। चीफ जस्टिस की तैनाती ही से सुप्रीम कोर्ट मुकम्मल होकर काम शुरू करती है। चीफ जस्टिस के बगैर दीगर जजेस मौजूद हो भी तो अदालत मुकम्मल नहीं होती। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि जायजा लेना है क्या आईनी खिलाफ वर्जी तो नहीं हुई। बादअज़ां सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तों में फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिए हैं। अदालत ने पाकिस्तान बार काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार और अटॉर्नी जनरल को भी कानूनी मुआवनत के लिए नोटिस जारी कर दिया है। अदालत ने सदर मुमलिकत को बजरिया प्रिंसिपल सेक्रेटरी, वज़ीर आज़म को बजरिया प्रिंसिपल सेक्रेटरी और वजारत कानून और फेडरेशन को भी नोटिस जारी कर दिया है। अदालत ने केस की समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी है। याद रहे कि 2 रोज कबल हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल को पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से मंजूर करवा लिया था। अब बिल को दोबारा सदर के पास भेजा जाएगा। अगर सदर ने 10 रोज के अंदर बिल की मंजूरी ना दी तो बिल खुद ब खुद कानून का हिस्सा बन जाएगा। दूसरी जानिब पाकिस्तान बार काउंसिल ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की समाअत के मौके पर मुल्क भर की अदालतों में आज हड़ताल की थी। एक मुतनाज़ बिल और इलेक्शन के हवाले से हुकूमत का पार्लियामेंट को सुप्रीम कोर्ट के मद्दे मुकाबला खड़ा करने से न सिर्फ मुल्क की सबसे बड़ी अदालत का वकार मजरूह हो रहा है, बल्कि एक ऐसा सियासी और आईनी बहरान जन्म ले रहा है जो हालात को पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की तरफ धकेल रहा है। इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं माहिर आईन व कानून राजा आमिर अब्बास साहब। राजा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एक तरफ तो मामला है कि एक कानून जिसको पार्लियामेंट ने बनाया और उस कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने समाअत शुरू कर दी है। इससे ज़्यादा शिकायत जिनको हो रही है वो इस बुनियाद पर है कि सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी बेंच में वो जजेस शामिल क्यों नहीं जिन जजेस के बारे में ये राय है कि वो एक अपना ओपिनियन रखते हैं, लेकिन उन्हें हर अहम केस में अलहदा कर दिया जाता है। देखिए अमीर अब्बास, हम इस वक्त पाकिस्तानी तारीख की जो खासकर अदालती तारीख है उसके एक अहम मोड़ से दोराहे से गुजर रहे हैं, जहां पे ये डिफाइन होना है कि 2 चीजें। एक, बेसिकली क्या हमारी सुप्रीम कोर्ट अभी तक जस्टिस मुनीर का नजरिया ज़रूरत लेके चल रही है, या कि सुप्रीम कोर्ट ने उसको पाकिस्तान की खातिर, आईन पाकिस्तान की खातिर दफन कर दिया है और सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रिवेल करेगी। दूसरी चीज ये देखनी है कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 3 पिलर्स हैं, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव, क्या ये तीनों की जो हम आहंगी है इसमें इस चीज की अब इजाजत हो जाएगी कि जो ज्यादा अपने आप को पावरफुल समझता है या जो अपने आप समझता है कि हम धौंस धांधली से किसी और पिलर को गिरा लेंगे, उसकी जुरिस्डिक्शन में, उसके स्फेयर में, उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसमें मुदाखलत करके उसको हम बुलडोज करेंगे। जैसा कि हमें नजर आया कि पार्लियामेंट में ने ये जो साजी करने की कोशिश की है, ये जो कानून साजी की जा रही है, ये कानून साजी एक कहलाती है जोनसी के आइन इस वक्त मुल्क का सबसे बड़ा कानून है। सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन जो कि पार्लियामेंट के एक्ट के जरिए होती है वो कभी भी ओवरराइड नहीं कर सकती या उसके जरिए आईन पाकिस्तान को चेंज नहीं किया जा सकता। आईन पाकिस्तान की आर्टिकल 191 क्लियरली उसमें लिखा हुआ है कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान होगी वो मजाज होगी अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को बनाने के लिए। अब हम एक सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन के जरिए, यानी कि एक एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट के जरिए उस आईनी शिक को चेंज करने की कोशिश की जा रही है, जिसका पर्पस या तो होना कोई बोनाफाइड हो, जिसका वाहिद पर्पस जो फिलहाल हमें नजर आया वो अगर आप पार्लियामेंट की डिबेट्स देखें, पार्लियामेंट की वो करारदाद देखें कि जिसमें कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो हालिया हुक्म दिया, जो कि पहले लाहौर हाई कोर्ट ने दिया, फिर 1 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने, और फिर दोबारा सुप्रीम कोर्ट ने जो हुक्म दिया कि जी इस मुल्क में आईन पाकिस्तान जो कहता है कि असेंबलीज की रेजोल्यूशन के बाद 90 डेज में इलेक्शन होना है, उसके बारे में वो पार्लियामेंट करारदाद पास करता है और वजीर आजम और हुकूमत से कहा जाता है, काबीना से, कि जी इस हुक्म पे अमल दरामद नहीं करना। बिल्कुल ठीक है। राजा साहब, आप केस के मेरिट के ऊपर, राजा साहब आप केस के मेरिट के ऊपर बात कर रहे हैं कि ये केस बनता है या नहीं बनता।
ये एक अपनी जगह पे बहस है और इस पर तनकीद भी है और उसके हक में भी बात हो सकती है जैसे आप फरमा रहे हैं। लेकिन जो दूसरा नुक्ता है कि मखसूस जजेस को ही क्यों चीफ जस्टिस अपने बेंच में शामिल कर रहे हैं, उन जजेस को शामिल क्यों नहीं किया जाता जो डिसेंट वॉइसेस रखते हैं? देखिए, ये बिल्कुल एक गलत तस्वीर दिया जा रहा है। अभी ये जो 8 जजेस लिए गए हैं, अमीर अब्बास, ये बड़े क्लियर करने की, लोगों को वाज़ेह करने की बात है कि इनको लिया गया है अंडर आर्टिकल 184(3) की ये पिटीशन है। आप ज़हन में रखिए, जो सीनियर प्यूनी जज हैं जस्टिस फाइज ईसा और दूसरे जस्टिस जोन से हैं जो पिछले बेंच में थे, उन्होंने एक फैसला दिया कि जो 184(3) की तमाम कार्रवाई को फिलहाल रोक दिया जाए, और वो इस माइंड के हैं कि जी 184 की कार्रवाई जब तक ये कानून नहीं बनता होनी ही नहीं चाहिए। तो इन 2 जजेस जिन्होंने ये फैसला दिया, और जस्टिस अमीर मोहम्मद जो इनके साथ सिग्नेटरी हैं, वो तो इस बेंच में बैठ ही नहीं सकते। फिर जस्टिस जमाल मंदोखेल ऑलरेडी कह चुके हैं कि बिकॉज ऑफ दैट डिसीजन हम इसमें नहीं आ रहे। तो ये टेक्निकल, लेकिन ये तो 184(3) वाला केस नहीं है राजा साहब, ये तो पिटीशंस गई हैं सुप्रीम कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने उन पिटीशंस को एक्सेप्ट कर लिया। जी अमीर, ये पिटीशन 184(3) की है ना, ये अंडर आर्टिकल 184(3) गई है। और जो वो ऑर्डर आया था जस्टिस काजी फाज ईसा साहब का, वो यही था कि आर्टिकल 184(3) की जितनी भी पिटीशंस हो, और ये लोगों को बड़ी गलतफहमी हो रही है कि जी 100 मोटो में कोई कार्रवाइयां जिसका नाम सिर्फ हम 184(3) रखते हैं, नहीं। 184(3) में जो पहला 1 मार्च को फैसला आया, वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और दोनों असेंबलियों के 2 स्पीकर्स गए थे, उसके साथ एक सो मोटो था। और वो जो फैसला आया था, उन स्पीकर्स जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था आज मेरे सामने मौलवी तमीजुद्दीन हाजिर हैं, वो 2 स्पीकर्स थे। तो 184(3) में पिटीशन भी आती है और सो मोटो भी लिया जाता है। राजा साहब, इसी पार्लियामेंट ने यानी इसी दौर में, इन 12 महीनों की इस पार्लियामेंट ने नैब कवानीन में तब्दीली का भी एक कानून बनाया था, और वो कानून कई महीनों से सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समात है और वो अहम तरीन केस है, लेकिन उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट जल्दबाजी का मुजाहरा नहीं कर रही है। उसकी समातों में लंबी लंबी तारीखें दी जा रही हैं, लेकिन इधर कानून साजी हुई है, अभी एक्ट बना नहीं, सदर के दस्तखत हुए नहीं है, और 2 दिन के अंदर ही उसकी समाअत शुरू हो जाती है। क्योंकि हर केस की जो फैक्चुअल पोजीशन होती है वो डिफरेंट होती है। अब नैब के कवानीन का जो है, आप ज़हन में रखिए कि 1999 से नैब कवानीन चले आ रहे हैं और उनमें अमेंडमेंट्स की गई हैं, और अमेंडमेंट्स को बड़े डिटेल में जायजा लिया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे जो कानून साजी ओवरनाइट कर दी जाती है, जिसमें टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और देखना है कि जी ये क्यों कानून साजी अमल में लाई जा रही है। कानून साजी बेसिकली 2 चीजों के लिए हो रही है। एक तो ये कोशिश की जा रही है कि 184(3) में अपील का राइट जल्दबाजी से बगैर आइन में तरमीम किए दे दिया जाए। ये 184(3) में अमेंडमेंट क्यों चाह रहे हैं, अपील क्यों चाह रहे हैं? अपील इसलिए चाह रहे हैं, अगर आप उसका मुसव्वदा पढ़ें, जो ये नया बिल है कि जो अब असेंबली से पास हो चुका है, उसमें लिखा हुआ है कि जी उन तमाम लोग जिनके फैसले 184(3) बशमूल, आप ज़हन में रखिए मियां नवाज शरीफ साहब, उनको अपील का राइट होगा। और नंबर 2, ये जो नैब का चल रहा है, जिसमें अरबों रुपए की मेगा करप्शन के केसेस को खत्म कर दिया गया, 1100 अरब रुपए के केसेस खत्म हुए, ये भी इस नए तरामीमी बिल में आएगा कि इसके बेंच को भी चेंज कर दिया जाएगा, और अगर इसमें फैसला सुप्रीम कोर्ट देती है फिर अपील में आके वो भी खत्म हो सकता है। तो ये बहुत सी चीजें हैं कि आप आखिर में फरमा दीजिएगा, आप समझते हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट इस कानून को या इस एक्ट को स्ट्राइक डाउन कर देती है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट नैब कानून से मुताल्लिक जो एक्ट मुतारिफ करवाया गया था उसको भी स्ट्राइक डाउन कर सकती है? देखिए, हर केस के अपने मेरिट्स होते हैं। ज़हन में रखिए कि जब 18th अमेंडमेंट आई थी अमीर अब्बास, तो उस वक्त 18th अमेंडमेंट में ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थी। ज़हन में रखिए, कोई एक्ट ऑफ पार्लियामेंट नहीं था। उस आईनी तरमीम में उन्होंने अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ सुपीरियर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के, उसका राइट उन्होंने इख्तियार ज्यादा दे दिया था पार्लियामेंट को। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको अपनी इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी में मुदाखलत समझते हुए उसके बारे में हुकूमत के खिलाफ लिखा, और हुकूमत ने 19वीं तरामीम में अपनी दी हुई अमेंडमेंट को वो चेंज किया।
तो सुप्रीम कोर्ट अपने जो उनकी है जो जुरिस्डिक्शन है उसको बड़े वो गार्ड करते हैं। वो इस चीज की इजाजत कैसे दे सकते हैं कि जी आप आइए और हमारे, ये तो ऐसे हो गया कि आप कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस के राइट के साथ 2 और जजेस भी होंगे, जैसे कि आप कल को सुप्रीम कोर्ट कह दे कि जी ऐसा कानून बनाओ कि वजीर आजम साहब के साथ 2 मिनिस्टर भी बैठे होंगे, तब वो वजीर आजम कहलाएगा। बहुत बहुत या शुक्रिया राजा आमिर अब्बास साहब, माहिर आईन कानून हमारे साथ मौजूद थे। सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट और वकला के तबके के दरमियान पहले से जो खलीज हायल थी उस खलीज में मजीद इजाफा हो चुका है, बजाय कि वो खलीज कम होती उसमें इजाफा हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को जब से टेकअप किया है। एक ब्रेक पर जाते हैं, ब्रेक से वापसी पे बात करेंगे एक अकलियती बरादरी के शख्स जिनका कत्ल हुआ है पेशावर पे, अफसोसनाक वाक़या, उसके मुहर्रिकात क्या हैं, ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदेद। 31 मार्च को तकरीबन 3:30 बजे दीर कॉलोनी पेशावर के इलाके में एक सिख ताजिर दयाल सिंह को उनके जनरल स्टोर के अंदर कत्ल कर दिया गया। पुलिस हुकाम के मुताबिक नामालूम हमलावर मोटरसाइकिल पर सवार थे जो वारदात के बाद फरार होने में कामयाब हो गए। याद रहे कि यह गुज़श्ता 7 साल के दौरान खैबर पख्तूनख्वा की सिख बरादरी में कत्ल का 7वां वाक़या है। KP के बिलखुसूस कबायली इलाकों में अरसा दराज से रिहाइश पजीर सिख बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की टारगेट किलिंग के वाक़यात माजी में भी रोनुमा होते रहे हैं। तफसीलात के मुताबिक 22 अप्रैल 2016 को रुकने सूबाई असम्बली सूरन सिंह कत्ल हुए। 29 मई 2018 को सिख रहनुमा सरदार चरणजीत सिंह को पेशावर स्कीम चौक में वाक़े उनकी दुकान के अंदर हमलावरों ने अंधाधुंध फायरिंग करके कत्ल कर दिया था। 30 सितंबर 2021 को सिख कम्युनिटी के मारूफ हकीम सरदार सतनाम सिंह को भी चारसद्दा रोड पर उनके हिकमत खाने के अंदर फायरिंग करके हलाक किया गया था। इसी तरह गुज़श्ता साल मई 2022 में पेशावर के इलाके सरबंद में फायरिंग से 2 सिख ताजिर कुलजीत सिंह और रंजीत सिंह हलाक हुए। इससे कबल 5 जनवरी 2022 को एक सिख नौजवान परविंदर सिंह का कत्ल हुआ था, जिसमें बादअज़ां उसकी अपनी मंगेतर मुलव्वस निकली। ताहम सूरन सिंह का कत्ल सियासी दुश्मनी का शाखसाना था, जबकि चरणजीत के अहल खाना का इल्ज़ाम है कि उन्हें मजहबी मुनाफरत की बुनियाद पर कत्ल किया गया है। हकीम सतनाम सिंह और सरबंद में मारे जाने वाले सिखों के कातिलों को पकड़ने का भी पुलिस दावा कर चुकी है, लेकिन उनके कत्ल के मुहर्रिकात सामने नहीं आ सके हैं। इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ सिख रहनुमा और साबिक सूबाई असम्बली पंजाब के रुकन सरदार रमेश सिंह अरोड़ा साहब। सरदार साहब, यकीनी तौर पे पाकिस्तानी कौम, हमारी रियासत ऐसे वाक़यात के साथ कभी खड़ी नहीं हुई और हमेशा इनकी मजम्मत करती रही है, और एक वाक़या भी रियासत के माथे पर एक कलंक की हैसियत रखता है। अब तक सरदार दयाल सिंह के कत्ल के पीछे जो मुहर्रिकात या तहकीकात सामने आई हैं उनमें क्या पेशरफ्त हो सकी है जो जिससे आप वाकिफ़ हों? बड़ी मेहरबानी जी। ये वास्तव एक चीज़ तो हमें समझने की ज़रूरत है कि आल्दो के पाकिस्तान के अंदर हमारी जो सिख आबादी है वो तादाद में शायद इतनी ज़्यादा नहीं है। जब पार्टीशन हुई तो बहुत सारा सिख माइग्रेट करके फ्रॉम दिस पंजाब टू ईस्ट पंजाब माइग्रेट करके चला गया, लेकिन कुछ फैमिलीज उस वक़्त दे डिसाइडेड कि हमने इस धरती पे रहना, और मैं ये समझ रही हूँ उनकी बहुत बड़ी कुर्बानी है कि उन्होंने बहुत सारे अपने साथी, रिश्तेदार, दोस्त, हमसाए उनसे साइड पे होके फैसला किया कि हम इस पाकिस्तान की धरती जो कि गुरुओं की धरती है और जहाँ पे सिख का और पाकिस्तान का एक बड़ा गहरा रिश्ता है, तो उन्होंने इस धरती पे रहे। लेकिन इसके साथ साथ मैं इस चीज़ का क्रेडिट इस अवाम पाकिस्तान को भी देता हूँ, आईने पाकिस्तान को भी देता हूँ, रियासत पाकिस्तान को भी देता हूँ कि सिखों को बड़ी यहाँ पे इज्जत मिली, बड़ी मान मर्यादा मिला, और सिख आज अपने आप को बड़ा प्रिविलेज्ड माइनॉरिटी कहता है। लेकिन ये जो वाक़यात हो रहे हैं पै दर पै KPK में, जहाँ पे हमारी सिख लीडरशिप को, सिख पर्सनैलिटीज़ को उनको टारगेट किया जा रहा है और उनकी जिस तरीके से टारगेट किलिंग की जा रही है, उसके पीछे बहुत सारे मुहर्रिकात हैं, बहुत सारे लोगों को
पाकिस्तान के अंदर ये अमन पसंद नहीं है, बहुत सारी कुव्वतों को, ताकतों को ये पसंद नहीं है कि सिख खड़ा होके एलानिया कहता है कि पाकिस्तान के अंदर महफूज हूँ, मुझे पाकिस्तान के अंदर तहफ़्फ़ुज़ है। तो ये जो वाक़यात होते हैं, ये वाक़यात हिला के रख देते हैं। जिस तरह आप इंट्रो में बात कर रहे हैं कि ये पिछले 5-6 साल से ये एक सिलसिला शुरू हुआ, और इसकी बुनियाद जो थी, उससे पहले भी बहुत सारे वाक़यात हुए, लेकिन अभी जो हालिया वाक़यात, उनमें सबसे बड़ी बुनियाद सरदार स्वरण सिंह जी के थी, जो हमारे साथी थे, एमपीए थे केपीके से, इसकी असम्बली से, और उनकी जिस तरीके से उनकी किलिंग हुई, उसके पीछे बारकात कुछ भी है। फिर बहुत सारे वाक़यात पेशावर के अंदर हुए, कुछ वाक़यात मुख्तलिफ जगहों पे हुए। तो हमें देखने की ज़रूरत है, रियासत को इस वक्त ये देखना कि वो माइनॉरिटी जो अपने आप को कहती है कि हम पाकिस्तान के अंदर हमें तहफ़्फ़ुज़ है और हमें यहाँ पे हर तरह की सहूलत दी जाती है, अगर उसकी टारगेट किलिंग हो रही है तो उनको आइडेंटिफाई किया जाना चाहिए। सरदार जी, जो कहीं इनके ऐसा तो बारे में नहीं है मशहूर है, कि सरदार जी कहीं ऐसा तो नहीं है कि चूंकि अगर हम अपने पड़ोसी मुल्क भारत की बात करें तो वहाँ तो अक़लियतें शायद दुनिया में किसी भी मुल्क में सबसे ज़्यादा अगर गैर महफूज तस्वुर की जा सकती हैं तो वो हमारा पड़ोसी मुल्क भारत है, और पाकिस्तान में हमारी जो अक़लियती बरादरी है वो हमारे माशरे में जलन हो चुकी है, और बहुत सारे इलाकों में बहुत खुशगवार तरीके से ज़िंदगियाँ गुजार रही हैं। तो ये कोई ख़ारजी या गैर मुल्की साजिश हो सकती है कि यहाँ पे पाकिस्तान में हालात को ख़राब किया जाए और अक़लियतों को अक्सरियत के मुकाबले पे खड़ा किया जाए? देखिए जिसको भी रद्द नहीं किया जा सकता, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वाक़यात हुए हैं जहाँ पे हमारे विद इन द कंट्री बहुत सारे लोगों को उन्होंने हायर किया, और बहुत सारे लोगों की इस तरीके से टारगेट किलिंग कराई। बहुत सारी रिपोर्ट्स हमारे सामने ऐसी आई हैं जहाँ पे बैरूनी हाथ मतलब था, और वो बैरूनी हाथ यही चाहता था कि पाकिस्तान के अंदर किसी तरीके से स्टेबिलिटी को डिस्टेबलाइज किया जाए, पाकिस्तान की ऐसी किसी न किसी माइनॉरिटी को जो प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज है उनकी टारगेट किलिंग करके दुनिया को ये बावर कराया जाए कि पाकिस्तान के अंदर माइनॉरिटीज आर नॉट प्रोटेक्टेड एंड दे आर नॉट सेफ। इसको आप बिल्कुल रद्द नहीं कर सकते, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जो भी है, एक तो हमें अपना हाउस को इन ऑर्डर करने की जरूरत है, और यहाँ के अंदर पाकिस्तान के अंदर माइनॉरिटीज को, खासकर जो प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज है, उनको प्रोटेक्शन दी जानी चाहिए, और ये रियासत पाकिस्तान की जिम्मेदारी और है। जो सरदार जी, ऐसे वाक़यात के है। बाद, वाक़यात का होना तो नाकाबिल बर्दाश्त है इस नौयत के, लेकिन वाक़यात के होने के बाद जो रियासत का फौरी तौर पर रिस्पॉन्स आप देखते हैं, पुलिस या बाकी इदारों का रिस्पॉन्स देखते हैं, तहकीकात के सिलसिले में अदालतों में जब केसेस चलते हैं, तो आप इस अमल से मुतमईन हैं? आप समझते हैं कि ठीक है, रफ्तार ठीक होती है केसेस के आगे चलने की, या इनको नज़रअंदाज किया जाता है? देखिए इस पे कोई शक नहीं कि उस वक़्त ख़ासकर जब इस तरह का वाक़या होता है तो उस वक़्त जितनी हुकूमती मशीनरी है फ़ौरन एक्टिवेट हो जाती है। उनके जितने उस वक़्त सोगवारान है उनके साथ आके मिलती है, मुतासिरीन के साथ आके मिलती है, मिलके बैठ के उनको इस बात की यकीन दहानी कराती है कि हम आपके साथ हैं और हम इसको प्रॉपर इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे और कैफ़रे किरदार तक पहुँचाएँगे। बट मसला ये है कि उसके बावजूद ये सिलसिला रुक नहीं रहा। हमें भी अक्सर थ्रेट्स आ रहे होते हैं, आई लिव इन नारोवाल, बहुत सारी दफ़ा हमें होता है कि थ्रेट्स होता है, बट खुदा ना खास्ता और कोई ऐसा वाक़या हो तो मैंने देखा है पिछले दिनों एक वाक़या हुआ था, इमीडिएटली स्टेट मशीनरी एक्टिवेट हुई, ना सिर्फ बहुत सारे इदारे एक्टिवेट हुए, दे टुक देम इनटू देयर कस्टडी और वो उसको बाकायदा प्रॉपर इन्वेस्टिगेट किया, फिर डिटेक्टर्स की। ये इस पे कोई शक नहीं कि हुकूमत की मशीनरी इफेक्टिवली उसको कोशिश करती है कि इस तरह के वाक़यात जब अगर पहले तो उनको रोका जाए, बट अगर हो जाए तो फिर उसको किस तरीके से किया जाए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि केपीके के अंदर हमारी जो सिख कम्युनिटी है वो इस वक्त बड़ी अफेक्टेड है, और वो इस वक्त उनके अंदर एक डर की कैफियत है, वो डरे हुए हैं। तो इस वक्त मेरी ये गुजारिश होगी हुकूमत से, प्रेसिडेंट जो इस वक्त के टेकर सेटअप है उनसे भी, और फिर खासकर वफाकी इदारों से भी, कि इस वक्त देखने की जरूरत है, और अगर कोई बैरूनी हाथ है फिर तो ज़्यादा परेशानी की बात है। बहुत बहुत शुक्रिया। सरदार रमेश सिंह अरोड़ा साहब हमारे साथ मौजूद थे। जो गुजारिश वो कर रहे थे वो यकीनी तौर पे सिर्फ उन्हीं की नहीं बल्कि ये तमाम अक़लियती बरादरी ये सवाल रखती है, और हम इस सवाल के साथ खड़े हैं कि अगर ऐसे वाक़यात हों तो उन वाक़यात के ऊपर ना सिर्फ फौरी तौर पर रियासत को मुतहरिक होना चाहिए बल्कि उनको उनके अंजाम तक पहुँचाना चाहिए, और उनके पीछे जो हाथ हैं उन्हें कैफ़रे किरदार तक पहुँचाना चाहिए। यही बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का पाकिस्तान के क़याम के सिलसिले में विज़न था कि पाकिस्तान में हर शख्स को रहने की, अपने मज़हब को प्रैक्टिस करने की मुकम्मल तौर पर आज़ादी हासिल होगी। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते। देखते रहिएगा तब्दीली।